हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चौथी और लास्ट कहानी ध्रुव यात्रा जो जैनंद कुमार जी द्वारा लिखी गई है उसका वाचन करके बताऊंगी। इसके बाद इस पे किस तरीके से इस कहानी से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उनका वीडियो में लेकर आऊंगी। राजा रिपुमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों ने पहले छपे मोटे मोटे अक्षरों में छापी। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, अखबारों ने पहले छपे पर मोटे अक्षरों में छापी। उर्मिला ने खबर पढ़ी और पास पालने में सोते शिशु का चुम्बन किया। अगले दिन पत्रों ने बताया कि यूरोप के तट एथेंस से हवाई जहाज पर भारत के लिए रवाना होते समय उन्होंने यूरोप के लिए संदेश मांगने पर कहा कि उसे अद्भुत की पूजा की आदत छोड़नी चाहिए। उर्मिला ने यह भी पढ़ा, अब वह बम्बई आ पहुंचे हैं जहां स्वागत की ओर शोर की तैयारियां हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आना है। नागरिक आग्रह कर रहे हैं और शिष्टमंडल मिल रहा है। उसकी प्रार्थना सफल हुई तो वह दिल्ली के लिए कल रवाना हो सकेंगे। अखबार के विशेष प्रतिनिधि का आगमन अनुमान है कि उनको झुकना नहीं करना कठिन होगा। यद्यपि सबसे सौजन्य से मिलते हैं, पर यह भी स्पष्ट है कि उनको अपने संबंध के प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। संवाददाता ने लिखा है, मैं मिला तब उनका चेहरा ऐसा था वह यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने पढ़ा और पढ़कर अखबार अलग रख दिए। सचमुच राजा रिपुदमन बम्बई नहीं ठहर सके। छपते छपते की सूचना है कि आज सवेरे के झुरमुट में उनका जहाज निर्भीक दिल्ली पहुंच गया है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उर्मिला रोज अखबार पढ़ती है। इन दिनों वह कहीं बाहर नहीं गई। राजा रिपू को लोग अवकाश नहीं दे रहे हैं। सुना जाता है कि वह दिल्ली छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। निश्चय यह ही कि जाएंगे किसी कठिन यात्रा पर। उर्मिला ने सदा की भांति यह भी पढ़ लिया। चौथे दिन एक बड़ा मोटा सा लिफाफा उसे मिला। अंदर खत संक्षिप्ता पढ़ा और उसी तरह मोड़कर लिफाफे में रख दिया। फिर बच्चे की ओर ध्यान दिया। वह जगने को तैयार न था, फिर भी उठाकर उसे कंधे से लगाया और कमरे में डोलने लगी। इधर राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है। उन्हें नींद कम आती है, मन पर पूरा काबू नहीं मालूम होता है। सामने की चीज पर एकाग्र होने में कठिनाई होती है। नहीं चाहते वहाँ ख्याल जाते हैं। कभी तो अपनी ही कल्पनाओं से उन्हें डर लगने लगता है। अभी यूरोप से आते हुए ऊपर आसमान की तरह नीचे भी गहन और अपार नीलिमा को देखकर उन्हें होता था कि क्यों इस जहाज में से मैं इस सागर में कूद न पड़ूं। सारांश इसी तरह की अस्त व्यस्त बातें उनके मन में उठाया करती हैं और वह अपने से असंतुष्ट हैं। यूरोप में ही उन्होंने मनोपचार के संबंध में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। भारत में और तिस पर दिल्ली में रहकर वह जिन मारुति को नहीं जानते थे, उन्हीं के विषय में यूरोप के देशों से वह बड़ी श्रद्धा से लौटे हैं। इसलिए अवकाश पाते ही वह उनकी शरण में पहुंचे। यह यद्यपि सन 1960 की बात है कि जिस वर्ष आचार्य का देहांत हुआ, पर वह उस समय जीवित थे। अभिवादन पूर्वक आचार्य ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं। विजेता मेरे किस सौभाग्य से आए हैं। रिपु रोगी ही आपके पास आया है। विजेता छल है और उस दुनिया के छल को दुनिया के लिए छोड़िए। पर आप तो जानते हैं आचार्य। हाँ, चेहरे पर आपके विजय नहीं पराजय देखता हूँ। शिकायत क्या है? रिपु, मैं खुद नहीं जानता। मुझे नींद नहीं आती और मन पर मेरा काबू नहीं जमता हूँ। क्या होता है क्या? जो नहीं चाहता मन के अंदर वह सब कुछ हुआ करता है। खास तौर पर आप क्या नहीं जानते? क्या कहूँ, यही देखिए कि हिंदुस्तान लौट आया हूँ, जबकि ध्रुव पर अभी बहुत काम बाकी है। विजेता शब्द व्यंग्य है। ध्रुव देश भी हम सबके लिए एक उद्यान होना चाहिए। एक अकेला झंडा गाड़ आने से क्या होता है? वह सब काम बाकी है। फिर भी मैं हिंदुस्तान आ गया, भला क्यों? मारुति गौर से रिपुदमन को देखते रहे। बोले, तो हिंदुस्तान ना आना जरूरी था? हाँ, आना किसी भी तरह जरूरी ना था। क्यों? हिंदुस्तान तो घर है। घर क्या मेरा? मेरा घर तो ध्रुव भी हो सकता है। आचार्य ने ध्यानपूर्वक रिपुदमन को देखते हुए कुछ हंसकर कहा, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर कोई घर हो सकता है? राजा रिपुदमन ने उत्साह से कहा, लेकिन क्यों? कोई घर हो और मेरे जैसे आदमी के लिए। आचार्य, खैर अब हम काम की बात करें। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल पहली बैठक दीजिए,
3:20 पर डायरी रखते हैं, नहीं तो अब से कल तक की डायरी रखिए। साथ जो खर्च करें उसका पाई पाई हिसाब और जिनसे मिलें उसका ब्यौरा भी रखिएगा। रिपू, आपका क्या ख्याल है? नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी है? वह सब अभी न कह सकूँगा। मैं सोचता हूँ कोई खराबी नहीं है। मैं वैज्ञानिक से अधिक विश्वासी हूँ। विश्वास में बहुत शक्ति है। अब हम कल मिलेंगे। जी नहीं, इसके लिए बाहर सेक्रेटरी है। बड़े बड़े नोटों को वापस बस में रखते हुए राजा ने कहा, मेरा स्वास्थ्य आप मुझे दे दीजिए, मैं बहुत ऋणी हूँगा। आचार्य हंसकर बोले, लेकिन आप तो स्वस्थ ही हैं। मैं आत्मा को मानता और शरीर को जानता हूँ। शरीर आत्मा का यंत्र है, यंत्र आपका वास्तविक है। यंत्र आपका साबित है, निरोग है, सब अवयव ठीक है। कृपया कल सवेरे आप यहाँ से यंत्र मंदिर भी हो आइए। सेक्रेटरी सब बता देंगे। वहाँ आपके हृदय मस्तिष्क से शरीर का पूरा निरीक्षण हो जाएगा और परिणाम दोपहर तक मैं देख सकूंगा। यह सब शास्त्रीय सावधानी है और उपयोगी भी। लेकिन आप मान लें कि आपका शरीर एकदम दुरुस्त है। कल डायरी लाइएगा। अगले दिन रिपुदमन समय पर पहुंचे। आचार्य ने तरह तरह के नक्शे चित्र उनके आगे रख दिए और कहा, देखिए, आपका यंत्र का पूरा खुलासा मौजूद है। मस्तक और हृदय संबंधी परिणाम सही नहीं उतरे हैं तो विकार उन अवयवों में मत मानिए। व्यतिरेक यूं है कि सूक्ष्म डायरी है। रिपुदमन ने क्षमा मांगी। कहा, मैं चित्त को उस जितना भी तो एकाग्र न कर सका। आचार्य हंसे बोले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। यह कहिए कि आपके भाई महाराज साहब और रानी माता से मिलने आप जाइएगा। विजेता को जीतने के लिए मार के बहुत है, पर अपनों का मन जीतना भी छोटी बात नहीं है। मैंने कल फोन पर महाराज से बात की थी। जो आप करो उसमें उन्हें खुशी है, लेकिन अपने सुख से आप इतने विमुख ना रहो। यह भी वह चाहते हैं। अच्छे से अच्छे संबंध मिल सकते हैं, या आप चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो एक आश्रम का द्वार है। क्यों, यह चर्चा रुचिकर है? रिपुदमन ने कहा, जी मैं उसके अयोग हूँ। विवाह से व्यक्ति रुकता है, वह बनता है। वह तब सब नहीं कर सकेगा। अपना एक कोल्हू बनाकर उसमें जुता हुए चक्कर में घूम ही सकता। नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ कहने को नहीं है। आचार्य हंसकर बोले, विवाह चक्कर सही, लेकिन प्रेम? रिपुदमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रेम से तो नाराज नहीं हो, विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रेम के निमित्त उसकी दृष्टि है। इससे विवाह की बात तो दुकानदारी की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने बात से बात करके देखो। यह बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। परसों यदि ना गया? कहाँ ना गए? यहीं हिमालय या कहीं? जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मेरा 2 बैठकों का जब भी बाकी है। परसों वहीं 3:20 पर आओगे। अब घड़ी हमें समय देना नहीं चाहती। परसों के विषय में मैं आशावान से अधिक नहीं हूँ। अच्छा, तो कल उनसे मिलकर आशा को विश्वास बना लीजिए, जिनसे ना मिलने के लिए मुझसे मिला जाता है। फोन पर मिलिए, वह ना हो तो दूसरी ओर तो हवाई यात्रा कीजिए, पर खटका छोड़कर उनसे मिलने अवश्य। कल रेगुलेटर जहाँ है उसके भी मेरी सलाह जाकर बेकार हो ही सकती है। रिपुदमन ने चमककर कहा, किस बात की आप बात करते हैं? नहीं जानता वह कौन है, और न जानूंगा तो आप ही से जानूंगा। देखिए, ध्रुव से और हिमालय से लड़ाई भी ठीक ठीक तभी आपकी चलेगी जब अपनी लड़ाई एक हद तक सुलझ चुकेगी। प्रेम का इनकार अपने से इनकार है, लेकिन घड़ी की आज्ञा का उल्लंघन हम अधिक नहीं करेंगे। देखिए, परसों यदि आ सका आप आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़कर आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छुट गए। ऐसे समय सिनेमा के बक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले, बच्चे को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे यह नहीं देखा और अपने कंधे से उसे लगाया हुआ उसके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में आकर व्यस्ततापूर्वक उसने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं? नहीं। घंटी दबाकर आदमी को बुलाया। कहा, 2 क्रीम। उसके जाने पर कहा, लाओ मुझे दो ना। क्या नाम है? उर्मिला ने उसका कहा, नाम अब तुम दो तो लो। आदित्य प्रसन्न बहादुर खूब है। बड़े आदमी बड़ा नाम चाहते हैं। मैं तो मधु कहती हूँ। तो वह भी ठीक है। माधवेंद्र बहादुर खूब है। तुम जानो, मुझे तो मधु काफ़ी है। इस तरह कुछ बातें हुई। बीच ही में जरूरत हुई दोनों खेल से उठ जाएं और कहीं जाकर आपस की सफाई कर लें। दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो, मुझे क्या कहती हो? कहती हूँ कि तुम क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चे की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम उससे ज़्यादा के लिए हो। उम्ना अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुश्वा किया, इज्जत ली,
तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहो थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो। मैं तुम्हारा हूँ, ना रियासत का हूँ ना ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो। देखो राजा, तुम भूलते हो, गृहस्थी की सी बात ना करो। महाप्राणों की मर्यादा और है, तुम उन्हीं में हो। मेरे लिए क्या यह गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। मुझे दूसरी सब बातों से क्या मतलब, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि मुझसे घिरो। दुनिया को भी जानने की जरूरत नहीं कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। मेरा अभिमान इसमें तीसरे को शरीक ना करेगा। लेकिन मैं अपने को क्षमा ना कर सकूंगी अगर जानूंगी कि मैं तुम्हारी गति में बाधा हूँ। अपने भीतर के बेग को शिथिल न करो। तीर की नाई बढ़े चलो जब तक लक्ष्य पार हो। याद रखना, पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। उर्मिला, तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद मुझे दक्षिण ध्रुव जीतने जाना होगा। यह सच, अब मुझे वही जाना होगा। राजा, कैसी बात करते हो, तुम कहीं रुक कैसे सकते हो। जाना होगा। नहीं जाओगे, अतुल बेग तुम में है। क्या वह यूं ही नहीं, मैं देखूंगी कि तुम उसके सामने टिक सकता। मैं तुम्हारी बनी तो क्या इतना नहीं कर सकती। इस पुत्र के देखो, भवितव्य के प्रति यह तुम्हारा दान है। अब तुम उद्दृढ़ हो, गति के लिए मुक्त हो। ध्रुव धरती के हो चुकेंगे, तब की आकाश के सामने होंगे। राजा, तुमको रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। उर्मिला, मैं आचार्य मारुति के गया था। मारुति वह ढोंगी, वह सिद्धे है। उर्मिला, जानती हूँ वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। वह महत्व का शत्रु है और साधारणता का अनुचर है। उसने क्या कहा, तुम उन्हें जानती हो। माँ उनकी भक्त थी, वह अक्सर हमारे यहाँ आते थे। उन्हीं के सीख से माँ ने मुझे संस्कृत पढ़ाई और नई हवा से बचाया। तभी से जानती हूँ तेजस्वता का प्रहरता है। अब वह वहाँ न जाना। उसने क्या कहा था, यह गति अगति है, जगह बदलना नहीं, सचेत होना गतिशीलता का लक्षण है। इसकी शायद राय है कि मुझे घूमना नहीं, विवाह करना चाहिए। मैं जानती थी। और तुम्हारी क्या राय है। वही जानने तुम्हारे पास आया हूँ। मारुति, अब जानते हो मुझको, तुम जानती हो, इसलिए तुम ही कहो मुझको क्या करना है। विवाह नहीं करना है। उर्मिला, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है तो उर्मिला, तो स्त्रियों की कहीं कमी नहीं है। बको मत। उर्मिला, तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ राजा, इसी से कहती हूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं स्त्री हूँ। नहीं, प्रेम का हूँ। मैं इस बारे में कभी भूल नहीं करूँगी, इसलिए किसी स्त्री के प्रति तुम में निषेध नहीं चाह सकती। मुझ में तुम्हारे लिए प्रेम है। इससे सिद्धि के अंत तक तुम्हें पहुँचाए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। उर्मिला, सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ, वह मृत्यु के पार भी है राजा। इससे मुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं जाओ। सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, उसका पुनरावर्तन कैसा। उर्मिला ने, मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा। क्या कहते हो राजा, मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो। उर्मिला, आचार्य मारुति ने कहा था साधारण रहो, सरल रहो। हम दोनों कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहे हैं। नहीं राजा, मारुति नहीं जानता। वह समझ की बात समझ से जो परे है, उस तक प्रेम की पहुँच सकता है। जाओ राजा, जाओ, मुझको परिपूर्ण करो, स्वयं भी संपूर्ण हो। देखो उर्मिला, तुम भी रो रही हो। हाँ, स्त्री रो रही, प्रेम का वर्षण है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की ही सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी को कुछ नहीं जानता। 3:45 राजा रिपु आचार्य के पास पहुंचे। डायरी दी। आचार्य ने उसे गौर से देखा। अनंतर नोटबुक अलग रखी। कुछ देर विचार में डूबे रहे। अनंतर सहसा उभर कर बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ याद करता रह गया। आपने डायरी में संक्षिप्त लिखा है उर्मिला माता है और कुमारी है, यही ना। जी। तुम्हारे पुत्र की अवस्था क्या है। वर्ष से कुछ अधिक। उत्तरी ध्रुव जाने में उर्मिला की सम्मति थी, प्रेरणा थी। यह विचार उसने कहाँ से पाया। शायद मुझसे ही। आराम से तुम विवाह को उद्यत थे, वह नहीं। जी नहीं, मैं बसता था, वह उद्यत थी। बसते थे वह स्थिति और माता पिता के कारण, कुछ अपने सपनों के कारण भी। फिर गर्भ के बाद में तैयार हुआ कि हम साथ रहें विवाह पूर्वक। जी, वह चाहे तो विवाह पूर्वक भी। फिर तब उसका आग्रह हुआ कि मुझे ध्रुव के लिए जाना होगा, तो उस आग्रह की रक्षा में आप गए। पूरी तरह नहीं, मन से मैं भी साथ रहने का इच्छुक न था, इससे निकल जाना चाहता था। तुम्हारे आने से तो वह प्रसन्न हुई, शायद हुई, लेकिन रुकने से अप्रसन्न है। क्या कहती है। कहती है, जाओ, जय यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, सिद्ध तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अकस्मात आवेश में आकर आचार्य बोले, कौन उर्मिला। वही धनंजय की लड़की। वह है कहती है। जी, वह पागल है, यही वह आपके बारे में कहती है। आचार्य जोर से बोले, चुप रहो, तुम जानते नहीं वह मेरी बेटी है।
बेटी? मैं बुढ़ा हूँ रिपू, तुम समझदार हो। हाँ, सगी बेटी। आचार्य जी, यह आप क्या कह रहे हैं? तो आप सब जानते थे? सब नहीं तो बहुत कुछ जानता ही था। देखो रिपुदमन, अब बताओ तुम क्या कहते हो? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कहता, मेरे लिए सब उर्मी से पूछिए। सुनो रिपुदन, तुम अच्छे लड़के हो, उर्मी मुझसे बाहर नहीं होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी और तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। उर्मी तो मेरी ही बेटी। रिपुदमन निराश ना हो। आचार्य की समझ पहुंचकर उर्मिला ने कहा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, रिपुदमन ने सब मुझसे कहा है। जो हुआ हुआ, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अब से मतलब कि पहले नहीं करना चाहिए था। विवाह हुआ है तब तो खुशी की बात है, फिर वह प्रकट क्यों ना हो, तुम दोनों साथ रहो। भगवान पर तो सब प्रकट है और सब बहुत तेरे लोग रहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? वही जो राजा रिपुदमन उस अवस्था में चाहते थे जब मुझे मिले थे। उनके स्वप्न मेरे कारण भग्न होने चाहिए कि पूर्ण। मेरी चिंता उन्हें प्रकृति मार्ग से हटाए, यह मैं कैसे कह सकती हूँ? स्वप्न तो सत्य नहीं बेटी, तब की मन की बहक को उसके लिए सदा क्यों अंकुश बनाए रखना चाहती हूँ? एक भूल के लिए किसी से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए। आचार्य जी, आपके सत्कार से मुझसे कह रहे हैं? रुबू ने जो अपनी हैसियत और माता पिता के ख्याल से आरंभ में विवाह से झिझक की, इसी का नया बदला है। आचार्य जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। शास्त्र में से स्त्री को आप नहीं जान लेंगे बेटी, फिर कोई किस में से किसको जानेगा? तब बात बता। सब कुछ प्रेम में से जाना जाएगा, जो कि मेरे लिए आपके पास नहीं है। सच बेटी, मेरे पास वह नहीं है, और तेरे लिए जितना चाहूँ उतना है। यह मैं किस तरह न कह सकूँगा, लेकिन तुमसे जो सच्चाई छिपाता रहा हूँ और छिपा रहा हूँ, वह अनर्थ अपने लिए नहीं, तेरे प्रेम के लिए मुझसे बन सका। यह भी झूठ नहीं बेटी, मैं काफ़ी जी लिया, अब मरने में देर लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे समय तेरे अहित की बात कह सकूँगा? ऐसा निष्ठुर मुझे न बनना। रिपुदमन को भरमा मत उर्मिला, किसी का सपना होने के लिए वह नहीं है। तुम लोग विवाह करो, राजमार्ग पर चल पड़ो। उर्मिला ने हंसकर कहा, आप थक गए हैं आचार्य जी, भीड़ चलती रही है, इसी कारण जो प्रसिद्ध और सुकृत हो गया है वही ना आपका राजमार्ग है, पर मुक्ति का पथ अकेले का है। अकेले ही उस पर चला जाएगा। वहाँ पांडव तक 5 नहीं है, सब एक एक है। बेटी, यह क्या कहती है? सनातन ने जिसको प्रतिष्ठा दी है, बुद्धि के अहंकार में उसका तर्जन शेष कर नहीं होने वाला है। उर्मिला, यह एक बुढ़े की बात सुन रखो, पर बेटी उसे छोड़ो। बताओ, मुझे माफ कर सकोगी? आप रिपुदमन को अपनी समझ से उसके हित की ओर मोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। तो तुम रिपु से नाराज ही रहोगी, उसके साथ अपने को दंड देती रहोगी? मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। यह आपको कैसे समझाऊं? हाँ, मैं नहीं समझ सकूंगा, लेकिन मेरा एक दावा है। सोचता था भगवान के आगे पहुंचूंगा, उससे पहले उस बात को कहने का मौका नहीं। क्यों तू अपने पिता की भी बात नहीं मानेगी? पिता को जीते जी संबंध में मैं कब संतोष दे सकी? बेटी, अब भी नहीं दे सकोगी? उर्मिला ने चौंक कर कहा, क्या आचार्य जी? मारुति का कंठ भराया, कांपते हुए बोली, हाँ बेटी, चाहे तो अब तुम अपने बाप को संतोष क्षमा दोनों दे सकती है। उर्मी स्तब्ध आचार्य को देखती रही, उसकी आंखों से तरतर आंसू बह रहे थे। उसकी दशा दयनीय थी। बोली, मुझ अभागन के भाग में आज्ञा पालन तक सुख है, विधाता क्यों नहीं लिख सका? जाती हूँ, इस हत अभागन को भूल जाइएगा। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। कहाँ जाना है? दक्षिणी ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिणी के लिए शेष न रहो। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात नहीं रह जाएगी। दिशाओं के द्वार दिगंगत में हम खो जाएं, शेष यहाँ किसको रहना है? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी संस्कृत नहीं समझता। सीधे बताओ, मुझे कब जाना है? जब हवाई जहाज मिल जाए तो लो, तुम्हारे सामने फोन से तय किए लेता हूँ। फोन पर बात भी करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर परीक्षा तो परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया। हाँ, हो गया, लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है? तुम्हारा मन रखूंगा, दल के लिए नहीं ठहरूंगा, लेकिन उसके बिना क्या होगा? नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे। और न सताओ उर्मिला, जाऊंगा। अमेरिका फोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ एक साथी हो जाएंगे।
नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा। मुझे प्रेम का के मंत्र का वरदान है। आंखों में आंसू लाकर उर्मिला ने रिपु के दोनों हाथ पकड़ कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हरज है? यह तो बहुत जल्दी है। रिपु हाथ झटक कर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है। परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है। कि तब तक क्यों रुक रहा हूँ? उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहे और कहती रहेगी, राजा ओ मेरे राजा। दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों को उत्कंठा का ठिकाना था। यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे इसी काम के हो गए। ध्रुव यात्रा योजना की बारीकियां पाने के बाद में संवाददाताओं में होड़ मच उठी। रिपुदमन उन्हें कुछ न बता सका। यह उसकी दक्षता का प्रमाण बना। हवाई जहाज जो सटलैंड के लिए चार्टर हुआ था, उसकी भिन्न भिन्न कोनों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती, पढ़ती, रख देती, अन्यथा शून्य देखती रह जाती, नहीं तो अपने बच्चे में डूबती। एक दिन, 2 दिन वह कहीं बाहर नहीं गई। टेलीफोन पास रख छोड़ा, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबार के पन्नों से आगे कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या, राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। गई रात तक वह इन कल्पनाओं में रही। तीसरा दिन उर्मिला ने अखबार उठवाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपट्टी के आर पार निशान है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली, लेकिन पूरे अखबार में विवरण विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई थी। उसकी चर्चा था। खासकर राष्ट्रपति उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ डाला। दोपहर बीत गई, तब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यहीं ले आओ, प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति का तकिए के नीचे मिला जो पत्र छपा था, वह भी नीचे जाता है। सबके प्रति बंधु। मैं दक्षिण ध्रुव जा रहा था, सब तैयारियां थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता था। कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसी को सार्वजनिक महत्व दिया गया। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति राजदूतों ने मुझे बधाइयां दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ। मैं वह श्रेय नहीं ले सकता, वह चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्वल्पांश भी किस तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब भी नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी परिपूर्णता में मैं काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। ये कहानी रिपुदमन और जो इसमें स्त्री पात्र है उसके प्रेम संबंधों के ऊपर लिखी गई है। वो प्रेम संबंधों को महत्व न देकर देश के गौरव को महत्व देती है। इस कहानी में यही बताया गया है। आई होप आप लोगों को कहानी का सारांश थोड़ा समझ में आया होगा। अब इस पे किस तरीके के प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, मैं उनका वीडियो लेकर आपको ज़रूर आऊँगी।